तो ये राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तो यहाँ पर न्यूज़ दी रखी है और यहाँ पर फ़ोटोज़ भी इनके साथ लगा रखी है। तो पहले न्यूज़ देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है। राजस्थान जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में नवीनतम संशोधनों से आमजन को मिलेगी राहत। ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी जारी कर सकेंगे जन्म और मृत्यु की 30 दिवस पश्चात 1 वर्ष के भीतर घटना हेतु जारी करने वाली अनुज्ञा। और उसके बाद है राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 के अंतर्गत राज्य सेवाएं एवं अधीनस्थ सेवाओं के पदों में वृद्धि की है। आयोग ने जारी किया शुद्धि पत्र। उसके बाद आरपीएससी सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के विरुद्ध आयोग ने लिया संज्ञान। उसके बाद राजफेड की समीक्षा बैठक। किसानों से कृषि जिन्स खरीद के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक। खान विभाग द्वारा 23% विकास दर के साथ 7,515 करोड़ का राजस्व संग्रहित। निर्वाचन विभाग नई पीढ़ी के मतदाताओं में जागरूकता पर फोकस किया जाएगा और विद्यालय के माध्यम से सजग नागरिक तैयार की मुहिम की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के निवास पर उनके पिता एवं कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौड़ की श्रद्धांजलि में श्रद्धासुमन अर्पित किए। महाकुंभ के अवसर पर आरएसआरटीसी द्वारा यात्रा सुविधाओं की व्यवस्था। जनप्रतिनिधि आपके द्वार जल्द आए। मंत्री ने कहा, ग्रामीणों से पूछकर कराए जाएंगे गाँव में विकास कार्य। रीट 2024 के सफल आयोजन के लिए समस्त व्यवस्थाएं हो सुनिश्चित। कलेक्टर परीक्षा की सुनिश्चितता और पारदर्शिता के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और ऊर्जा मंत्री ने सागौद विधानसभा में डोटी में किया 10 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। कोटा के जेके अस्पताल पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष। गैस रिसाव से संबंधित बच्चों का हालचाल जाना। और विधानसभा कर्मी को प्रधानमंत्री जीवित ज्योति बीमा योजना का लाभ मिला। और विधानसभा अध्यक्ष में विधानसभा कर्मी के परिजनों को प्रदान किया 2 लाख रुपए का चेक। विधानसभा अध्यक्ष की पहल पर सदन में गतिरोध समाप्ति पर बनी सहमति। उसके बाद है जल प्रबंधन हमारी सामूहिक जिम्मेदारी होगी और बांधों की सुरक्षा और बांधों की सुरक्षा कार्यों के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। 18 फरवरी को नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री करेंगे नक्शा प्रोजेक्ट के राज्य स्तरीय कार्य का शुभारंभ। मध्य एवं पश्चिम और उत्तरी क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन। और एक लास्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि खान विभाग की टीमों ने बड़लियास, बागोर, रायपुर और मांडलगढ़ में बजरी के अवैध परिवहन में 9 वाहन जब्त किए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पहली खबर पर, जिसमें बताया जा रहा है कि राजस्थान मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कब हो जाएगा। राजस्थान मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन के बाद जन्म और मृत्यु की 30 दिवस के पश्चात 1 वर्ष के भीतर की घटना हेतु जारी की जाने वाली अनुज्ञा ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा की जाएगी। आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर सुदीप कुमावत ने बताया कि जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 2023 के क्रम में राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000-2025 अधिसूचना का राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन पश्चात विधानसभा के पटल पर रखी गई है, जिसमें प्रमुख संशोधन किए गए हैं। क्या क्या संशोधन हैं देखते हैं। उन्होंने बताया कि जन्म मृत्यु अधिनियम में संशोधन लागू होने से प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में जारी होंगे, जिससे आमजन को सुविधा होगी। 100% जन्म मृत्यु की घटनाओं का पंजीयन होगा और ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों में मजबूती मिलेगी। डॉक्टर सुदीप कुमार ने बताया कि नवीनतम संशोधन के तहत वर्तमान में जन्म एवं मृत्यु की घटना की सूचना 21 दिवस पश्चात रजिस्ट्रार को देने पर 1 रुपये विलम्ब शुल्क देय है। संशोधन के पश्चात अब यदि घटना की सूचना 21 दिवस पश्चात परंतु
30 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है तो 20 रुपये शुल्क दे होगा, और वहीं घटना की सूचना 30 दिवस के पश्चात परंतु वर्ष के भीतर दी जाती है तो 50 रुपये, और घटना की सूचना 1 वर्ष पश्चात दी जाती है तो 100 रुपये विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि आर्थिकी और सांख्यिकी विभाग चिकित्सा संस्थाओं के द्वारा जन्म मृत्यु पंजीयन में 21 दिवस में अधिक विलम्ब किए जाने अथवा सूचना समय पर नहीं देने पर पूर्व में 50 रुपये पेनल्टी का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 250 रुपये और अधिकतम 1000 रुपये की पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। तो ये बात है, पेनल्टी बढ़ा दी गई है जिससे जल्दी सूचना मिलेगी और जल्दी से जल्दी वो बन जाएंगे। तो ये क्या सूचना है, कितने पद बढ़ाए हैं देखते हैं। तो आयोग सचिव ने बताया कि आयोग द्वारा इस परीक्षा के कुल 733 पदों, परीक्षा का नाम कौन सा है, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त परीक्षा 2024 के अंतर्गत राज्य सेवाएं एवं अधीनस्थ सेवाओं के पदों में वृद्धि के फलस्वरूप शुद्धि पद जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत कितने 733 पदों राज्य सेवाओं के अंतर्गत 346 और अधीनस्थ सेवाओं के अंदर 387 पद हेतु विज्ञापन जारी हो गया है। दिनांक 2 सितंबर 2024 को जारी किया गया था। इस संबंध में कार्मिक विभाग से प्राप्त कुल पद 1096 राज्य सेवाओं के अंतर्गत 428 और अधीनस्थ सेवाओं के अंदर 668 पद के नवीन वर्गवार वर्गीकरण के संबंध में शुद्धि पत्र जारी किया गया है। उसके बाद चलते हैं आरपीएससी सोशल मीडिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग के संचालक द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के संदर्भ में संज्ञान लिया गया। वीडियो प्रसारित करने वाले व्यक्ति को तलाश कर आयोग द्वारा उससे स्पष्टीकरण लिया जाएगा और स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक श्री आशुतोष गुप्ता ने बताया कि 15 फरवरी 2025 को जितेंद्र यादव नाम के व्यक्ति द्वारा आरएएस मुख्य परीक्षा पर प्रोफेसर ने किया जबरदस्त खुलासा शीर्षक से एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। इस वीडियो में तथाकथित विशेषज्ञ को कथित रूप से आरएएस मुख्य परीक्षा का मूल्यांकन करता बताते हुए वार्तालाप किया गया है। ये कृत्य न केवल संबंधित विशेषज्ञ द्वारा आयोग में दिए गए वचन पत्र पर ही उल्लंघन है, बल्कि इसी क्रम में आयोग की गोपनीयता को भंग करने से संबंधित धाराओं के अंतर्गत आपराधिक कृत्य भी है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 की धारा 5 और ये धाराएं लगेगी इस पर। आयोग की ओर से सब साधारण एवं कोचिंग संस्थाओं को आगाह भी किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार के कृत्य नहीं करें, अन्यथा नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जाएगी। तो ये क्या हुआ है भाई, सोशल मीडिया पे क्या वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के विरोध आयोग ने लिया संघ कोचिंग संचालक को स्पष्टीकरण। उसके बाद है राजफेड की समीक्षा। इसके अंदर ये फोटोज हैं। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि किसान सुगमतापूर्वक अपनी उपज का समर्थन मूल्य पर बिक्री कर पाएँ, इसके लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने कहा कि खरीद केंद्रों पर जिन्सों की गुणवत्ता मापदंडों की समुचित पालना सुनिश्चित होनी चाहिए। श्री दत्त सोमवार को अपेक्स बैंक सभागार में राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ की समीक्षा बैठक में राजफेड अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि खरीद के लिए फरवरी माह के अंत तक प्रत्येक सोसाइटी का टेंडर अनिवार्य रूप से संपन्न किया जाए। टेंडर प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शितापूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने किसानों की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र खोले जाने के निर्देश दिए। श्री दत्त ने कहा कि खरीद केंद्रों की आवश्यकता का पूर्व में ही समीक्षा एवं आकलन कर पर्याप्त मात्रा में बारदाना का इंतजाम लिया जाए। सहकारिता मंत्री ने कहा कि खरीद केंद्रों पर मॉनिटरिंग टीम तैनात होनी चाहिए ताकि सैंपलिंग के नाम पर ठेकेदार या सोसाइटी की मनमानी नहीं हो।
उन्होंने निर्देश दिए कि खरीद केंद्रों पर आवश्यक रूप से विक्रेता किसानों की वीडियोग्राफी करवाई जाए। श्री दत्त ने गड़बड़ी करने वाले सोसाइटी एवं ठेकेदार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लैक लिस्ट करने और पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन केंद्रों पर पूर्व में गड़बड़ी सामने आई है उन्हें खरीद की अनुमति नहीं देने पर विचार किया गया जाए। और श्री दत्त ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 90 दिवस में खरीद की अनुमति प्रदान की जाती है, लेकिन प्रयास हो इसे कम समय में ही पूरा कर लिया जाए। उन्होंने किसानों को उनकी उपज विक्रय का समय पर भुगतान करने और नेफेड से भुगतान की प्रक्रिया संपन्न करवाने के भी निर्देश दिए हैं। श्री दत्त ने राजफेड के पास उपलब्ध जमीन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने और गैस एजेंसी का समुचित रूप से संचालन करने और विधानसभा प्रश्नों पर और समुचित जवाब देने और लंबित प्रकरणों का शीघ्र प्रसारण करने के संबंध में भी निर्देश दिए हैं। बैठक में सहकारिता विभाग की प्रमुख, शासन सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल, राजपाल के प्रबंध निदेशक भी मौजूद रहे। तो ये फ़ोटोज़ हैं। उसके बाद चलते हैं अगली न्यूज़ पर, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके लिए कोई बैठक हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक हुई है, जिसके अंतर्गत क्या शिकायत की गई। बैठक के दौरान फसल कटाई प्रयोगों पर संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निस्तारण हेतु बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि एवं राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति के सदस्यगण मौजूद रहे। बैठक में शासन सचिव ने हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों के खरीफ 2023 और रबी 2023-24 की फसल कटाई प्रयोगों की आपत्तियों के निस्तारण हेतु इन जिलों के अधिकारियों एवं बीमा कंपनियों के साथ चर्चा कर योजना प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे फसल कटाई प्रयोगों को पूर्ण ईमानदारी के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइन के अनुसार समय पर संपादित करें। खरीफ 2023 के फसल कटाई प्रयोगों में लापरवाही बरतने वाले जालौर, सीकर, श्रीगंगानगर एवं जैसलमेर जिलों के 9 कृषि पर्यवेक्षकों को चार्जशीट देने के निर्देश दिए। साथ ही जालौर, सीकर, जैसलमेर जिलों के 17 पटवारियों को चार्जशीट देने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर को आदेश दे दिए हैं। उल्लेखनीय है कि खरीफ 2023 का 1557 करोड़ रुपए और रबी 23-24 के 898 करोड़ रुपए के क्लेम पात्र फसल बीमा पॉलिसी धारक कृषकों को वितरित किए जा चुके हैं। शेष फसल बीमा क्लेम की राशि अतिशीघ्र किसानों को वितरित की जाएगी। वर्तमान सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कृषकों को अब तक 3122 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। तो ये बात है भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। खान विभाग 23% विकास दर के साथ 7513 करोड़ का राजस्व संग्रहित। ये क्या बता रहे हैं कि प्रमुख सचिव माइंस टी रविकांत सोमवार को खनिज भवन में खान एवं भू विज्ञान विभाग के फील्ड अधिकारियों के से वर्चस्व संवाद कायम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजकीय बकाया राशि की वसूली में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लक्ष्यों के अनुसार 100% वसूली करने के साथ ही वसूली के प्रयास परिलक्षित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति तक अन्य गतिविधियों के साथ ही विभागीय अधिकारियों का फोकस अधिक से अधिक राजस्व संग्रहित पर होगा। उसके बाद चलते हैं अगली न्यूज़ पर, जिसमें बताया जा रहा है कि निर्वाचन विभाग नई पीढ़ी के जागरूकताओं पर फोकस, विद्यालयों के माध्यम से नागरिक तैयार करने की मुहिम। निर्वाचन विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग एवं शिक्षा मंत्रालय के सहमति पत्र की अनुपालना के कार्यक्रम में राज्य के राजकीय एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मतदाता साक्षरता क्लब के गठन
और सुदृष्टिकरण संचालन के लिए मुहिम शुरू की है। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी के भावी मतदाताओं को लोकतंत्र के प्रति जागरूक करना और भविष्य के सजग मतदाता के रूप में तैयार करना है। मुख्य निर्वाचन श्री नवीन महाजन के निर्देश में स्कूल शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के सहयोग से राज्य भर के शिक्षण संस्थानों में ईएलसी के संचालन और पीईओ एवं राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण के लिए एक मानक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। कोई मतदाता न छूटे। ध्येय की प्राप्ति के लिए ईएलसी के माध्यम से प्रत्येक वर्ष की अर्हता दिनांक 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी जा रही है। उन्होंने 17 वर्ष आयु प्राप्ति पर ही मतदाता के रूप में अग्रिम रूप से पंजीकृत किया जा रहा है। विद्यालय में ईएलसी गतिविधियों के माध्यम से सहभागियों को नाटक, उद्बोधन, भाषण, गीत, कविता, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदान शपथ इत्यादि के माध्यम से नैतिक मतदान हेतु प्रेरित किया जा रहा है। तो विद्यालयों में ही बताया जा रहा है कि मतदान करने चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या किया है? भजनलाल शर्मा ने वाणिज्य मंत्री एवं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के निवास पर उनके पिता एवं कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौड़ की श्रद्धांजलि में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। उसके बाद चलते हैं, महाकुंभ के अवसर पर यात्रियों को क्या क्या सुविधा दी जा रही है। तो ये बसें कितनी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के अवसर पर राज्य की जनता को राजस्थान राज्य परिवहन निगम द्वारा सुपर लग्जरी, डिलक्स, एसी स्लीपर, नॉन एसी स्लीपर, एसी स्लीपर 2x2 एंड ब्लू लाइन के माध्यम से यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। ये बसें जयपुर, शाहपुरा, कोटपुतली, बारा, अजमेर, मत्स्य नगर, सीकर, हिंडोल, धौलपुर, डीडवाना, अलवर, भरतपुर, लोहागढ़ आगार द्वारा संचालित की जा रही है। उल्लेखनीय है कि फरवरी माह में संचालित इन सेवाओं से 4.7 लाख किलोमीटर यात्रा संचालित कर 239 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया गया। उक्त सेवाओं से 31,600 यात्रियों को यात्री सुविधा प्रदान की गई। इन सेवाओं का लाभ लेने वाले यात्रियों ने निगम की कार्य व्यवस्था की प्रशंसा की है। बसें भी चलाई जा रही है प्रयागराज जाने के लिए। जन प्रतिनिधि आपके द्वार, ये क्या हुआ है? जलदाय मंत्री ने कहा, ग्रामीणों से पूछकर कराएंगे गांवों में विकास। जलदाय मंत्री ने कहा है कि ग्रामीणों को केंद्र एवं राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए ग्रामीणों को अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उपखंड मालपुरा के गाँव में शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 275 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना शीघ्र धरातल पर आएगी। श्री चौधरी ने कहा है कि वे क्षेत्र में लोगों की समस्याओं सुनने के लिए आए हैं। ग्रामीण अपनी समस्या लिखित रूप से दें और आगामी 15 दिन में इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जिन समस्याओं का नियमानुसार समाधान किया जाना संभव नहीं होगा, उनकी सूचना परिवादी को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गाँव में विकास कार्यों को ग्रामीणों से पूछकर कराए जाएंगे, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर अपने काम बताएं ताकि उनके चरणबद्ध रूप से पूरा किया जा सके। ये बहुत बढ़िया काम है। तो चलते हैं अगली न्यूज़ पर, जिसमें क्या है 2 नंबर। इसमें है रीट 2024 के सफल आयोजन के लिए सुविधाएं हो रही है भाई। रीट 2024 के सफल आयोजन के लिए समस्त व्यवस्थाएं हो सुनिश्चित। आगामी 17 एवं 18 फरवरी को आयोजित होने वाले अध्यापक पात्रता परीक्षा इन रीट 2024 के सफल आयोजन के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को समेत आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। सोमवार को कलेक्टर सभागार में आयोजित हुई जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की बैठक
अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने परीक्षा के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की है। जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना करते हुए अधिकारियों को परीक्षा के आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी है। उन्होंने अधिकारियों को नकल और पेपर लीक को रोकने के लिए संभव प्रयास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो अब की बार पेपर लीक तो वही नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं अगली न्यूज पर। ऊर्जा मंत्री सागौत माननीय हीरालाल नागर। इसमें क्या हुआ है? ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने सोमवार को कोटा जिला के सागौत विधानसभा क्षेत्र के ढोटी में 10 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किए हैं, जिसके अंदर क्या क्या काम होने वाले हैं। बेहतर सड़क और जल प्रबंधन पर जोर रहेगा। उसके बाद किसानों को मिलेगी निर्बाध बिजली आपूर्ति। उसके बाद चलते हैं अगली न्यूज पर, जिसके अंदर है कोटा के अंदर क्या हुआ है। कोटा जेके अस्पताल में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष और गैस रिसाव से प्रभावित बच्चों का हालचाल जाना। गैस कब रिसावित होगी और पहुंचे, और जहां उन्होंने गैस रिसाव से प्रभावित बच्चों का हालचाल जाना, उन्होंने डॉक्टरों की टीम से बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और समुचित इलाज के निर्देश दिए। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने सभी बच्चों से मुलाकात की और डॉक्टरों की टीम को लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों के इलाज के लिए बने मेडिकल बोर्ड को भी आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि घटना की विस्तृत जानकारी जांच की जाए और इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाए। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को हर संभव सहयोग और सहायता दी जाए और साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति रोकने के लिए फैक्ट्री मालिकों को आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी संबंधित विभागों की जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मेडिकल बोर्ड की टीम काम कर रही है और सभी बच्चे फिलहाल स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को तभी अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी जब उनके परिजन पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि गैस रिसाव के लक्षणों के रूप में बच्चों में आंखों में जलन, आंसू आना, सांस लेने में परेशानी, गले में जलन और एक अजीब गंध महसूस होने जैसी समस्याएं देखी गई है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि गैस रिसाव कैसे हुआ और इसमें कोई लापरवाही हुई है या नहीं हुई है। इस दौरान मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता सक्सेना मौजूद रही और जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर निर्मला शर्मा भी मौजूद रहे। तो ये डॉक्टर्स वगैरह हैं। तो अगली न्यूज़ पर चलते हैं, जिसमें बताया गया है कि विधानसभा कर्मी SBI 2 लाख रुपए क्या हो रहा है। भविष्य की सुरक्षा, मन की शांति। विधानसभा कर्मी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का मिला लाभ। विधानसभा कर्मी है, उसको लाभ मिला है। विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा कर्मी के परिजनों को प्रदान किया 2 लाख रुपए का चेक। परिवार की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में बने भागीदार। विधानसभा अध्यक्ष। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने सोमवार को विधानसभा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्व गोपाल सिंह की पत्नी श्रीमती पाना कंवर एवं पुत्र श्री पंकज सिंह को भारतीय स्टेट बैंक की विधानसभा शाखा द्वारा प्रदत्त प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए की धनराशि का चेक प्रदान किया। श्री देवनानी ने विधानसभा कर्मियों का आह्वान किया कि वे परिवार की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं के नामांकन कर परिवार की सुरक्षा में भागीदार बने। और विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी को विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री भारत भूषण शर्मा की मौजूदगी में SBI के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री MG व्यास और SBI की विधानसभा शाखा के मुख्य प्रबंधक श्री संजय शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना में
वार्षिक 20 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का जीवन ज्योति जीवन बीमा लोगों के लिए उपलब्ध किया जा रहा है। अटल पेंशन योजना में असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति पेंशन का लाभ ले सकते हैं। तो 2 प्रकार की योजनाएं चल रही है, एक तो है प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, दूसरी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। दोनों में 2-2 लाख रुपए मिलते हैं। वो तो क्या होता है 2 लाख रुपए से। तो आगे चलते हैं। जल प्रबंधन हमारी सामूहिक बांधों की सुरक्षा और बांधों से सुरक्षा कार्यों के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध हुई है। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश रावत ने कहा कि वैदिक काल से ही भारत में वर्षा जल को बांध और एनीकट में रोककर जल भंडारण की परंपरा रही है। अब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार भी विकास भी और विरासत भी ध्येय के अनुरूप जल प्रबंधन के लिए तेजी से कार्य कर रही है। श्री रावत सोमवार को उदयपुर शहर में बांध सुरक्षा एवं पुनर्वास बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर राज्य स्तरीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान जैसे जल न्यूनता वाले राज्य में बांधों में सहेजी जल की एक एक बूंद अमृत के समान है। इसी दृष्टि से राज्य सरकार बांधों को राज्य की आर्थिक समृद्धि का सूचक एवं माननीय महती आवश्यकताएं मानते हुए बेहतर प्रबंधन की दिशा में कार्यरत हैं। तो ये थी न्यूज़, और ऐसी न्यूज़ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको ई बुलेटिन के माध्यम से राजस्थान सरकार की न्यूज़।